बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और उनका गठबंधन जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि बीजेपी के साथ वो क्यों गए, इसकी वजह क्या है और बीजेपी ने उनको साथ में क्यों ले लिया। दरअसल आरएसएस के लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी हो गए थे। अभी हाल में जो बीजेपी, जो अमित शाह, जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे बीजेपी को, वो नीतीश कुमार क्यों जरूरी हो गए थे और आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन क्यों तुड़वाना जरूरी था, वो बड़ा जरूरी है आपको समझना। सोचिए, आज एक खबर छप रही है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। जो मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल हो, दिलीप मंडल हो या शंभू या दर्जन भर जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो आज एक खबर शेयर कर रहे हैं। दरअसल यूजीसी के एक चेयरमैन हैं, वो जनरल कैटेगरी के हैं, वही हैं जो जिन्होंने जेएनयू को बर्बाद कर दिया था। अब वो यूजीसी में है। यूजीसी एक नियम ला रही है जिसमें जितने एससी एसटी ओबीसी के सीटें हैं रिजर्व, वो सब जनरल कैटेगरी के पास चला जाएगा। हायर एजुकेशन की नौकरी है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसकी नौकरी की बात है यूजीसी में। इसमें 1.5 लाख रुपए तनख्वाह होती है मिनिमम, 80-90 हजार से शुरुआत होती है और आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकते हैं। ये वो नौकरी है जिस पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भागीदारी पहले ही कम है। 85% वाले लोग वैसे ही गिनती के हैं, इक्का दुक्का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहा जा रहा है कि 60 के करीब प्रोफेसर ओबीसी के हैं। तो यहां सवर्ण समाज का कब्जा है, लेकिन इतना भी इनको बर्दाश्त नहीं है। ये लगातार षड्यंत्र हो रहा है। बाबा साहब ने आपको संवैधानिक अधिकार दिया, फिर मंडल साहब ने, बीपी मंडल साहब ने जो आपके लिए रास्ते बताए, और सोचिए उसका एक आदमी आपको चपरासी बनते हुए नहीं देखना चाहता है। वो आपको डॉक्टर, इंजीनियर, वो चीफ मिनिस्टर बनते हुए देखना चाहेगा। लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के लोगों की यह समस्या है। सोचिए, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने जाति जनगणना करा दी थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार थी, दोनों ने मिलकर जाति जनगणना कराई, दोनों ने 65% रिजर्वेशन कर दिया। इससे तमाम जो आरजेडी, जेडीयू, तमाम दलों के जो सवर्ण नेता थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ जेडीयू के, आरजेडी वाले भी जो सवर्ण नेता थे, जेडीयू वाले जो सवर्ण नेता थे, वो बेचैन थे। उनकी बेचैनी आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो समाज का हित देखते हैं। वो अपने हित और समाज का हित आता है तो वो समाज का हित देखते हैं। वही बहुजन समाज के लोग गड़बड़ी करते हैं। जब अपना हित और समाज का हित आता है तो ये अपना हित देखते हैं। और सोचिए, इसीलिए 85-90% के लोग लाचार और बेबस हैं। तो जेडीयू के सवर्ण नेता और सारे के सारे सवर्ण ही नीतीश कुमार के सलाहकार हैं, चाहे नीरज कुमार हो, ललन सिंह हो, या आपको बता दें संजय झा हो, चाहे केसी त्यागी हो, चाहे विजय चौधरी हो, सब सवर्ण है जो नीतीश के साथ रहते हैं। उसके बाद ये उनको रास नहीं आ रहा था और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू की और नीतीश कुमार को भड़काया। नीतीश कुमार अकेले हैं, उनका फैमिली भी उनके साथ नहीं है, उनके परिवार में और कोई बच्चा उनका है, उनकी कोई बात नहीं पता है कि वो कहाँ है, नहीं है। बिल्कुल अकेले इंसान के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनका, मुझे तो एक अंदेशा है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, वो सुरक्षित रहें, क्योंकि उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री आवास में रहता नहीं है। उनका बेटा कहाँ रहता है उसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो खैर, ये एक बड़ी संकट था और 2024 चुनाव में आरएसएस को लग गया था कि राम मंदिर का मुद्दा भी नहीं चलेगा। सोशल जस्टिस को लेकर लगातार बात हो रही थी, रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही थी और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर बात हो रही थी। और यही कमजोर नस थी मंडल बनाम कमंडल चुनाव जो करने की ताकत थी नीतीश कुमार और सबसे बड़ी ताकत तेजस्वी यादव आरजेडी में, वो उनको रास नहीं आ रहा था। और इसीलिए तमाम बियॉन्ड द पार्टी, तमाम सवर्ण नेताओं ने कॉन्स्पिरेसी करके इस सरकार को गिरवा दिया। लेकिन सवाल दो बातें हैं। देखिए, नीतीश कुमार को गुमराह किया गया है, दिग्भ्रमित किया गया है। वहीं आरजेडी के जो सवर्ण नेता है वो मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसपी के जो सवर्ण नेता है वो मुंह नहीं खोल सकते, क्योंकि उनको पता है कि मायावती सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव के साथ भी यही हुआ था। उनके जो सलाहकार थे, जो सवर्ण सलाहकार थे, उन्होंने उनको गुमराह किया। हेमंत सोरेन के साथ भी यही हो रहा है। उनके जो सवर्ण सलाहकार है, देखिए कौन लोग जेल जा रहे हैं, कौन लोग किस वजह से मुश्किल में है, हेमंत सोरेन। तो इस देश में बहुजन समाज को एक बात समझना पड़ेगा कि जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है,
वो चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिस बनने देगा। और अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो आप अपने आप को गड्ढे में डाल रहे हैं। सोचिए, आज के डेट में एक चपरासी की वैकेंसी है और जिसके हाथ में जो होता है वो, चूंकि इस देश में अभी आजादी के 75 साल बाद भी कैबिनेट सेक्रेटरी जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, इन तमाम पदों पर, स्पोर्ट्स, सिनेमा, तमाम आयोग, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, तमाम चयन भर्ती हो, सब जगह सवर्ण समाज का बोलबाला है और वो न्यायप्रिय नहीं है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आप चाहे तो मेरे ऊपर मीडिया ट्रायल करें, आप चाहे तो मेरे ऊपर एफआईआर करें, मैं कोर्ट में साबित करूंगा। एक भी वैकेंसी नहीं आती है इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें सीटों की गड़बड़ी न की गई हो। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इन्होंने रोस्टर बदल दिए थे, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। एससी एसटी एक्ट खत्म हुआ था, कौन जज था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। सोचिए, यूजीसी में कॉलेज, यूनिवर्सिटी की नौकरियां खत्म की जाए, तो बिहार ने जो लकीर खींची थी सोशल जस्टिस की, जाति जनगणना की, 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा था और आरएसएस को यही नहीं पच रहा था और आरएसएस को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को तोड़ना था। आरजेडी बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकती है, बसपा नहीं जा सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं जा सकती है, स्टालिन नहीं जा सकते। सोचिए, स्टालिन सोशल जस्टिस के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि उनके सलाहकार भी उस तरह के नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के यूपीए 1 में जो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ, उसमें लालू यादव, रामविलास पासवान थे, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा थे, उसमें अर्जुन सिंह ने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचाया। यूपीए 2 में उन सबको बाहर कर दिया गया और 3 ब्राह्मण नेता, चिदम्बरम, सिब्बल और प्रणब मुखर्जी ने पूरा का पूरा एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकार छीन लिए। आज ठीक वही हो रहा है। बीजेपी, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी होशियारी से वोट के लिए सिंबॉलिक तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सारी पॉलिसी आरएसएस तय कर रहा है। और चूंकि नीतीश कुमार बड़ी लकीर खींच रहे थे, समझना पड़ेगा। और सोचिए, बीजेपी किसी भी कीमत पर वोट को भागने नहीं देना चाहती है। वो कह रही है चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी को समझना है, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी नेता का भला समाज का भला नहीं है। समाज का भला तब होता है जब वो सोसाइटी के लिए काम करे। रामविलास पासवान थे इसी बीजेपी की सरकार में, एससी एसटी एक्ट हटा था, उसको फिर से रिस्टोर किया गया। क्या ये गट्स हैं इन लोगों में? मैं फिर कह रहा हूं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू बना था कांग्रेस बीजेपी से लड़ने के लिए, आपस में लड़ रहे हैं। आप सोचिए, यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें दे रही है, लेकिन 80 में से वो बीएसपी को 30 सीटें नहीं दे सकती है, 40 सीटें नहीं दे सकती है। मतलब वो स्ट्राइक रेट अपना खराब करेंगे। वहीं बीजेपी को देखिए, तमाम एससी एसटी ओबीसी वाली छोटी छोटी पार्टियों को वो अपने साथ ला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये छोटी छोटी पार्टी के जो नेता हैं वो क्या आपके हितों की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, सड़कों पर हैं? सोचिए, 500 दिनों से 6800 शिक्षक एससी एसटी ओबीसी के धरने पर बैठे हैं यूपी में। कोई बहुजन समाज का नेता जो सत्ता में बैठा हो या विपक्ष में हो बोल नहीं रहा है। आज सोचिए किस तरह की यूजीसी एक बिल ला रही है, यूजीसी एक नोटिफिकेशन ला रही है जिसमें एससी एसटी ओबीसी की सारी सीटें जो खाली हैं, 49% सीटें, वो सब जनरल कैटेगरी में चला जाएगा। तो आपको गुलाम बनाया जा रहा है। आप जिस समय धर्म के नाम पर आप झूम रहे हैं, आपके नस्लों को खाया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई ठेला वाला, रिक्शा वाला, सब्जी बेचने वाला, मेरे बाप किसान मजदूर नहीं लड़ सकता है। ये लड़ाई हम जैसे लोगों को, व्हाइट कॉलर लोगों को लड़ना है जो पढ़े लिखे हैं। मुझे रोज फोन आता है, शंभू जी ये बात बोलिए, आप क्या करते हैं? सरकारी नौकरी। क्यों नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। एक आदिवासी का फोन आया, वो रिटायर हो गए, उनके 3 बच्चे अमेरिका में रहते हैं। वो मुझे कुछ आइडिया दे रहे थे। मैंने कहा आप भी बोलिए ना सर, अमेरिका वाले बच्चे को कहिए ना सर बोलने के लिए फेसबुक पर। अब तो ये भी बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, आपके पास फेसबुक है, आप स्टूडेंट है तो क्या बोलने के लिए मनाही है? आप नौकरी पेशा है तो क्या सच बोलने की संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात कहिए? जिस तरह से राजस्थान की उस टीचर, महिला टीचर ने रेसिस्टेंस किया। आप नौकरी में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, दरोगा हो, पुलिस हो, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात नहीं कह सकते हैं जो ग्लोबली है। मैं फिर कह रहा हूं, एक शंभू के बोलने से नहीं होगा, मुट्ठी भर लोगों के बोलने से नहीं होगा। इस सामाजिक आंदोलन की लड़ाई, और नहीं तो तैयार रहिए। जो मजदूर है वो तो मजदूर ही रहेगा, उसको तो ज्यादा समझ नहीं है क्योंकि उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। लेकिन जब आप पढ़ लिख रहे हैं ना, तो आपकी नस्लों को मजदूर बना दिया जाएगा। आपको क्या लगता है आप अपनी जाति छुपाकर सरवाइव कर जाएंगे? नहीं। आप तभी सरवाइव कर सकते हैं जब आप
ड्राइवर हो, मजदूर हो, ठेला वाले हो, रिक्शा वाले हो, सब्जी वाले हो, सफाई वाले हो, आप जातिगत पेशा करते हो, तब आप सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो ये लोग आपको सरवाइव करने नहीं देंगे। इसलिए इस देश के पढ़े लिखे एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सोशल मीडिया पर आके अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो आपका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को गुमराह करके इसलिए सवर्ण मंडली ने सरकार गिराई है क्योंकि वो सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। सोचिए, सवर्ण समाज के नेता बियॉन्ड द पार्टी लाइन अपने सामाजिक हितों के लिए एक भाषा में बात करते हैं। क्या बहुजन समाज के नेता एक साथ नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इनका अपना हित बहुत बड़ा है, समाज का हित बाहर है। और समाज का हित इसलिए नहीं सोच पाते हैं क्योंकि समाज जागरूक नहीं है, बोल नहीं रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इससे पहले कि देर हो जाए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जगिए, सचेत होइए। और मैं फिर कह रहा हूं, सवर्ण समाज की तरह एक जगह वोट कीजिए। एससी एसटी ओबीसी के नेताओं लोगों से अपील है कि आप एक पार्टी को वोट कीजिए जो चुनाव जीत रहा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो। तमाम बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उसको चुनाव जिताइए। और ये भी देखिए कि कहीं वो दुश्मन के पाले में तो नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दुश्मन के पाले में तो नहीं है। और सोचिए, इस देश में किस तरह से तमाम संवैधानिक अधिकारों को छीना जाए। बिहार की सरकार इसीलिए गिराई गई है। और उससे भी बड़ी बात, बहुजन समाज के नेताओं से आरजेडी सबसे शानदार कर सकती है। बस शर्त इतनी, अभी भी मामला फंसा हुआ है, शर्त इतनी है कि आरजेडी सवर्णों को टिकट न दे, जैसे बीजेपी पॉलिसी बनाती है। छोटे छोटे नेताओं को प्रोजेक्ट करे, उनको हर कम्युनिटी के नेता को बराबर का मौका दे। और आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा रिचेबल बनना पड़ेगा। अपने लोगों से मान्यवर साहब की तरह मिलना पड़ेगा, जगदेव बाबू की तरह सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा, शिबू सोरेन की तरह जेल जाना पड़ सकता है, और रामस्वरूप वर्मा की तरह खुलकर अपनी बात कहनी पड़ सकती है। और इसके लिए जरूरी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर राय, रायनपाल गौतम जैसे लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। और बहुजन समाज के लोग जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां उनको वोट करें, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी। और सोचिए, 21वीं सदी में जब सोशल मीडिया है, किस तरह से यूजीसी के एक चेयरमैन ने एससी एसटी ओबीसी की सारी सीटों को जनरल कैटेगरी में तब्दील करने का फैसला कर लिया है। और कल्पना कीजिए कि जब सोशल मीडिया नहीं होगा तब क्या नहीं करते होंगे ये लोग, और हमारे बाप दादाओं को पता नहीं चलता था। और सबसे बड़ी बात, कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, जो भारत रत्न है अब, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने समाज का हित चुना, अपना हित नहीं। उन्होंने कहा था, जगह जगह पर अड़ना सीखो, बात बात पर लड़ना सीखो, तब मिलता है अधिकार। हर समय में फूले, पेरियार, अंबेडकर अकेले पड़ गए, बाबा साहेब, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, मुलायम सिंह यादव। मैं फिर कह रहा हूं, समूह बनिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए सचेत होइए, जागरूक होइए, और डंके की चोट पर अपने सामाजिक हितों की बात कीजिए। मायावती जी हो, लालू यादव हो, इन सब से सीखिए। और खासकर जो हमारी नई नस्ल है, चिराग पासवान हो, या अखिलेश यादव हो, या आकाश आनंद हो, उदयनिधि स्टालिन की तरह मोर्चा संभालिए, खुलकर बोलिए, सड़कों पर आइए। अपने समाज के हितों के लिए जब नहीं लड़ेंगे तो आपके साथ समाज नहीं जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, ये चुनौती पढ़े लिखे लोगों के, बहुजन समाज के लोगों को है कि कब तक डरेंगे। आपकी 7 पुश्तें डर रही थी। ये डर दिमागी चीज है, दिमाग से डर निकालिए। ये देश आपका है, ये मिट्टी आपकी है, इस देश को आपने मजबूत बनाया है, इस देश की सुरक्षा आप कर रहे हैं। इस देश के मेहनतकश लोग हैं, और इस देश को बेहतर बनाने के लिए, इस देश को लूट खसोट से बचाने के लिए, इस देश को जातिवाद मनुवाद से बचाने के लिए, इस देश को लूटने से बचाने के लिए, और इस देश में भाईचारा, समानता, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सबको बराबर का अधिकार देने के लिए आपके जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष को आगे बढ़ाइए। और अपना हित और समाज का हित हो तो अपना हित छोड़िए, समाज का हित चुनिए। अपना हित और देश का हित हो तो अपना हित छोड़िए और देश का हित चुनिए, तभी जाकर बहुजन समाज को तरक्की मिलेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जब तक बहुजन समाज के नेता सवर्ण सलाहकारों से घिरे रहेंगे, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। उनका एक जेल में रहेगा पैर, एक जेल बेल के चक्कर में लगे रहेंगे, और साथ में वो अपने हितों के लिए अगर समाज का हित छोड़ेंगे तो उनका राजनीतिक वजूद भी खत्म हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार 2014 तक के मेहमान हैं। बीजेपी वो हाल करेगी उनका जो उन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।